या देने आते हैं। हमारे देश की सुर्खियों में मैंने 3 हफ्ते पहले भी आपके सामने यह जानकारी दी थी कि स्थितियां इतनी घातक हैं, लेकिन तब यह केवल एक न्यूज थी कि पानी सड़कों पर भर गया है। लेकिन आज यह दुर्घटना बन चुकी है, एक ऐसी ही सिचुएशन जिसमें पानी भरने की घटना सड़कों से निकल करके किसी बेसमेंट में चली गई। उसी घटना के चलते हुए जिन्हें तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इन्होंने अपनी जान गंवा दी है। ये लोग इनके मित्र हैं, इनके शुभचिंतक हैं, और ये वो भविष्य के सिविल सर्वेंट हैं जो अपने अधिकारों को जानते हुए सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि सर, आफ्टर ऑल कब तक हम लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए इस तरह से खड़े रहेंगे। ये वो लोग हैं जो तैयारी करने के लिए उतरे थे, लेकिन आज तैयारी के स्थान पर इन्होंने प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाया है ताकि लोकतंत्र में अगर भीड़ की आवाज सुनी जाती हो तो इनकी आवाज भी सुनी जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने प्रशासन की लापरवाही के चलते, जिम्मेदारी किसकी है ये तय होती रहेंगी जांच के अंदर, लेकिन प्रथम दृश्यता जब जगह से कुछ लोगों की मतलब जब कहीं किसी की जान चली गई है तो अल्टीमेटली बड़ा सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी वो घटनाएं हैं जिनका अंदेशा आप और हम होने से पहले कईयों बार लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये हो जाती हैं उसके बाद हम कहने लगते हैं कि यह दुखद हुआ। साथियों, बड़ी आवश्यकता है इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचारने की, सभी जिम्मेदारों को और आपको और हमको। मैंने कई बार आपके सामने ये सारे सेशंस किए हैं, लेकिन आज इसे दुखद अंदाज में करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे ही बीच में से कुछ छात्रों ने आज यहां से यानी कि धरती से गमन कर लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें प्राकृतिक आपदा ने अपना शिकार बना लिया है। लेकिन उस प्राकृतिक आपदा का शिकार बने हुए हमारे ये कुछ जानने वाले, हमारे ही बीच के कुछ छात्र अगर ऐसी लापरवाही का विटनेस बने हो कि वो अंडरग्राउंड में पानी भर गया, और वो बच्चों की गलती क्या थी? वो पढ़ रहे थे। किस चीज के लिए पढ़ रहे थे? यूपीएससी के लिए पढ़ रहे थे। कहां पढ़ रहे थे? एक कोचिंग संस्थान के अंडरग्राउंड में पढ़ रहे थे। अंडरग्राउंड में क्यों पढ़ रहे थे साहब? क्योंकि वहां लाइब्रेरी बनी हुई थी। कहते हैं ना कि यूपीएससी एक टफ ड्रीम है, उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत ही कर रहे थे, और संभवतः मेहनत करके ये भी जिम्मेदार अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन किसी एक अधिकारी की लापरवाही ने इन जिम्मेदारों को, एक अधिकारी की लापरवाही ने इन भविष्य के होनहारों को इस तरह की घटना के लिए विवश कर दिया होगा। क्योंकि हाल ही में सुर्खियां हैं, मंत्री कह रही हैं कि हम इसकी जांच के आदेश दे रहे हैं। किसके खिलाफ? कौन है जिम्मेदार? जब पता है कि जिम्मेदारी किसकी, अभी एक एक चीज निकलकर सामने आने वाली है, मैं एक एक चीज बताऊंगा। ये यहां से डीसीपी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जानकारी दी मीडिया को कि क्या घटना घटी, कैसे हुई। मैं आपको सारी जानकारी अब डिटेल में देता हूं। आप यहां पर कुछ तस्वीरें देखें। ये वाली जगह जो आपको दिख रही है, यहां पर कुछ लोग आपको जो ये कपड़े में दिख रहे हैं, ये एनडीआरएफ के लोग हैं, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के लोग हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं? या बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, वहां से एक बच्चा जो कि डूब चुका है उसे बाहर निकाल रहे हैं। ये डूबा हुआ बच्चा जिसने पिछली रात अपनी जान गंवा दी, क्योंकि ये उस बेसमेंट में था जहां बारिश आते ही मात्र 3 मिनट में 12 फीट तक पानी भर गया। 12 फीट तक बेसमेंट में पानी भरा, बैठा हुआ बच्चा ये समझ नहीं पाया करना क्या है। वो पहले टेबल कुर्सी पर खड़ा हुआ, उसके बाद जब पानी इतना तेजी से आया कि उसकी हाइट से पार निकल गया, तो वो क्या करता? जिस बेसमेंट में वो बैठा था उस बेसमेंट के बाहर बायोमेट्रिक गेट लगा था, यानी कि अंगूठे से गेट खुलेगा। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो गेट बंद हो गया। गेट बंद हो गया, ऐसा मीडिया में रिपोर्ट किया गया। इस वजह से वो लोग फंसे की फंसे रह गए, और वो पूरा पानी ऊपर तक चला गया। कोई लाइट नहीं, कोई निकलने का रास्ता नहीं। बेसमेंट जो कि जमीन के गहराई में खोदकर बनाया हुआ था, जहां ये बच्चे पढ़ रहे थे, उन्हें दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। साथियों, इस जगह के बारे में थोड़ा और डिटेल से बात करते हैं। ये जगह है दिल्ली के अंदर, एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम राउज बताया गया है, उसके बेसमेंट की। साथियों, आपको दिल्ली के बारे में, अगर आप दिल्ली नहीं गए हैं तो मैं आपको बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूं। संभवतः बहुत सारी फिल्मों के माध्यम से आपने जानी हो, वेब सीरीज के माध्यम से जानी हो, या इन तस्वीरों के माध्यम से जान लो। हमने कईयों बार इन पर सेशन किए हैं। दिल्ली के अंदर मतलब ये पकड़कर चलिए कि हर 10 फीट पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां कोचिंग दिख जाएगी। कुछ इस तरह के दृश्य जिसे देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि केवल पोस्टर तंत्र चिपका हुआ है। ये वो जगह हैं दिल्ली में जहां पर यूपीएससी की तैयारी करा रही हैं कोचिंग संस्थान, एसएससी की तैयारी करा रही हैं कोचिंग संस्थान। दिल्ली के जिस क्षेत्र में यह हादसा हुआ है वो है ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री बनी हुई है। लगभग 3000 करोड़ का टर्नओवर यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री का है। यहां पर बड़े बड़े संस्थान अपने अपने स्तर पर देश भर से चल के आए हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए बेहतरीन एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस प्रयास में आईएएस बनाने की मशीन लगा दिए हैं। उस मशीन के लिए जब एक छोटी सी जगह पर देश भर से आए हुए लोग पहुंचते हैं, तो उनके रहने की, उनके पढ़ने की, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं
क्या वाकई में जिम्मेदारों ने तय की थी, या कोचिंग संस्थान केवल कमरा लेकर बैठ गए कि आइए और यहां बैठ करके आप पढ़ाई करिए, अब आप रहते कहां हैं, खाते कहां हैं, करते क्या हैं, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वैसा ही संभवतया कुछ यहां हुआ होगा जब प्रशासन ने यह देखना भूल गया कि भाई जिस जगह पर सामान रखने की जगह बनाई हुई थी वहां पर लाइब्रेरी बनाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। साथियों, मैं ओल्ड राजेंद्र नगर रहा हूं। आप में से भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ओल्ड राजेंद्र नगर या तो रहे हैं या फिर संबंध होंगे। वहां पर अगर आप वाकई में रेजिडेंशियल एरियाज में भी जाकर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग्स अगर गलती से पृथ्वी ने हल्का सा झटका ले लिया तो ये दोनों बिल्डिंग्स आपस में यूं मिल जाएंगी। मुखर्जी नगर एरिया में अगर जाएं, वहां तो शायद सूरज की रोशनी नीचे पहुंचने में अपने आप को अमेजन का जंगल पाएगी कि ये सूरज की रोशनी नीचे कैसे पहुंचेगी। इतना कंजेशन लोगों ने अतिक्रमण करके किया हुआ है, देखकर ऐसे लगता है जैसे हादसा होने का इंतजार किया जा रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में बहुत से कोचिंग संस्थान या तो अपनी लाइब्रेरी अंडरग्राउंड में चला रहे हैं या कोचिंग संस्थान अंडरग्राउंड में चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश भर का बच्चा वहीं पढ़ने आ रहा है, तो उन्हें उसी क्षेत्र में ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और उसके बाद का पटेल नगर, यहां पर प्रमुखता से विशेष रूप से जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए यहां कोचिंग संस्थान इकट्ठे हो रहे हैं। देश का क्रीम बच्चा निकलकर यहां पहुंच रहा है। कहा जाता है कि लगभग 1 मिलियन बच्चे जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं मात्र 1000 सीट के लिए, जिसका मतलब सक्सेस रेट आप 0.2% के आसपास निकालते हैं। इतने सारे बच्चे जब यहां पढ़ने आते हैं, भयंकर पैसे भी खर्च करते हैं, क्योंकि कोचिंग संस्थानों की फीस 1.5-2 लाख रुपए से शुरू होती है। ना केवल रहने का बल्कि कम से कम कमरे का किराया 20,000 रुपए से अधिक पे करते हैं। उस 20,000 रुपए तक के कमरे में 10 बाई 10 का कमरा, उसके बाद में कम से कम 4-5 हजार रुपए महीने लाइब्रेरी के पे करते हैं। इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद इसकी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। यह पैसा कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचता है। आज अगर देश में कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की हो चुकी है, यह केवल सरकार की फेलियर को भी दर्शाती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने ऐसा कौन सा सिस्टम डिराइव कर दिया कि जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है, जो कॉलेजेस से स्कूल से होना चाहिए था, आज उसके लिए कोचिंग संस्थानों की जरूरत पड़ी। कोचिंग संस्थान पैरेलली खड़े हैं और इस लेवल पर खड़े हैं कि यूपीएससी कोचिंग संस्थान 3,000 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में इतना कारोबार जब होता है तो उस पर टैक्सेशन बनता है, जीएसटी लगता है, इनकम टैक्स लगता है और वो सीधा सरकार के खाते में जाता है। म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लगता है, उस टैक्स से सरकारें विकास कार्य कराती हैं। सवाल यही तो है कि इतनी मोटी फीस लेकर केवल कोचिंग वाला मालामाल नहीं हो रहा है। इस कोचिंग वाले ने अल्टीमेटली इस पैसे से जो टैक्स दिया वो जिम्मेदारों को दिया कि सर आप कम से कम दिल्ली को ऐसा करिएगा कि जब बारिश आए तो बारिश का पानी अंडरग्राउंड में ना भरे, कम से कम जब बारिश आए तो वाटर लॉगिंग की सिचुएशन ना हो, गर्मी आए तो मुझे पीने का पानी मिले, जब सर्दी आए तो मैं प्रॉपर तरीके से सांस ले पाऊं। साथियों, कंस्ट्रक्शन इस हद तक लापरवाही का शिकार हो चुका है कि आज कहीं पर भी थोड़ी सी बारिश दिल्ली में हो जाए, दिल्ली में क्या, जहां जहां पर विकास ने गति पकड़ी है, हमारे देश में विकास का मतलब ही यह निकाल दिया है कि कच्ची जमीन नहीं दिख जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि साहब खुली जमीन दिख गई है, क्योंकि दिख गई तो फिर तो समझा जाएगा कि आप गांव से हो, क्योंकि मिट्टी देख लिए हो, तो हर जगह उसको चिन दो। बारिश का पानी आता भी है तो वो सड़कों पर ही तैरता है। सड़कें ही अब वो खाली जगह बची हैं जहां घर की छत से निकला हुआ पानी बह सकता है। यही कारण है कि दिल्ली की जो सड़कें हैं बारिश आते ही नदियों में तब्दील हो जाती हैं, गाड़ियां तैरने लगती हैं, गाड़ियों का रूप एक नाव का रूप ले लेता है कि यहां पर गाड़ियां तैरेंगी ही, और इंसान भी उन्हीं लापरवाहियों का असर। अब असल में जिम्मेदार कौन होता है ऐसी चीजों का? आप पूछेंगे जिम्मेदारी ले कौन सकता है ऐसी चीजों की? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अल्टीमेटली किसी भी देश में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साथियों होता है तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए उस क्षेत्र के अंदर एमसीडी, जैसे मुंबई कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट जो बनाया हुआ है, अथॉरिटी जो बनी हुई है, उसका ये काम है कि वो नगर निगम के नाते उस क्षेत्र के अंदर जब भी कोई डेवलपमेंट हो रहा है उसका ख्याल रखे। किसी भी शहर के अंदर या तो वहाँ का जो नगर नियोजन के लिए जो काम करने वाली एजेंसीज हैं या फिर लोकल बॉडीज जितनी भी हैं, चाहे नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर न्यास है, जिस भी तरह की संस्थाएं उस क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन संस्थाओं का प्रमुखता से काम होता है कि वो इस चीज को पहचाने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। आज दिल्ली के अंदर ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये स्थिति किसी ना किसी अधिकारी की लापरवाही का नतीजा है, जिसके चलते ये विद्यार्थी, जिनमें से एक बालक बताया गया है कि ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से यहाँ पढ़ने आई थी, एक बच्चा बताया गया है कि जो दिल्ली के जेएनयू से पढ़ रहे थे, केरल के रहने वाले थे, और तीसरा जो नाम निकल के आया वो तेलंगाना से आए थे। सोचकर देखिए, देश के 3 अलग अलग जगहों से आए हुए बच्चे दिल्ली में तैयारी करने आए थे, क्योंकि यह बताया गया है कि दिल्ली में वो माहौल है जहां बैठ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अचानक पानी का आ जाना आफ्टर ऑल कैसे संभव है?
कहा गया कि सड़क पर पानी बह रहा था। पता नहीं कौन सा ऐसा ब्लॉकेड हुआ कि वो पानी सड़क से सीधा